नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आज सुशांत केस में हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। मुंबई में हमारे 4 रिपोर्टर्स ने पुलिस के बड़े ऑफिसर से बात की है और उसके बाद हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। मुंबई पुलिस के एक टॉप अफसर से हमें सिद्धार्थ पिठानी के दर्ज स्टेटमेंट से जुड़ी एक अहम डिटेल पता चली। ये डिटेल 14 जून को दोपहर 1:43 से लेकर 1:50 के बीच की है। ये वो टाइमलाइन है जिसके बीच सुशांत का केस उलझा हुआ है। हमारे सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को दिए स्टेटमेंट में कहा है कि 7 मिनट में सुशांत के लॉक्ड डोर को चाबी बनाने वाला खोलकर वापस लौट गया। 7 मिनट के अंदर सुशांत की बॉडी को पंखे से उतार लिया गया। सब कुछ सुशांत की बहन और पुलिस के पहुंचने से पहले हुआ। तो आखिर क्या है इन 7 मिनटों में सुशांत के कत्ल की कहानी या खुदकुशी की कहानी? आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। सुशांत का मर्डर, कैमरे पर सबूतों की गवाही। लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस आपको जो दिखाई दे रहे जो सीन के, तो थोड़ा वहां पर थोड़ा सा एक फ्रैक्शन ऑफ माइंड में थोड़ा शक आता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि किसने उसको मतलब ने जबरदस्ती ऊपर चढ़ा दिया और ये कर दिया बोल। सुशांत के साइन से खोला सीक्रेट खूनी प्लान। 7 मिनट में ऐसे गायब हुआ सुशांत का कातिल। सुशांत केस में रिया का स्विट्जरलैंड कनेक्शन। रिया की दुबई ट्रिप में कौन सी डील हुई थी? सबसे बड़ी तहकीकात, सच्चाई देखो साक्षात। आज आपको सुशांत केस में बहुत बड़े खुलासे के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला खुलासा, सुशांत केस में बंद दरवाजे के पीछे 7 मिनट में कातिल के गायब होने का है। दूसरा खुलासा, सुशांत केस में साजिश के दुबई एंगल का है। महज 7 मिनट में सुशांत का कत्ल होता है और 7 मिनट में कातिल फरार हो जाता है। यह कैसे हुआ, इसकी चौंकाने वाली डिटेल आज आप देखेंगे। पहली बार आपको उस कॉल डिटेल के बारे में बताएंगे जो पूरे केस में हत्या के एंगल का सबसे बड़ा सबूत है। आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि क्या स्विट्जरलैंड से सुशांत केस का कोई डायरेक्ट लिंक है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के स्विट्जरलैंड दौरे की एक एक डिटेल को खंगाली जा रही है। रिया की लोकेशन की डिटेल सामने आने के बाद अब सुशांत केस में विदेशी कनेक्शन का एंगल आ गया है। इस एंगल की पड़ताल जरूरी है क्योंकि आखिरी वक्त में सुशांत के साथ घर में मौजूद स्टाफ मेंबर कैमरे पर कबूल कर चुके हैं कि फॉरेन विजिट पर कुछ गड़बड़ हुआ था और उसी के बाद सुशांत की लाइफ बदल गई। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर प्लीज। आज सुशांत की क्राइम फाइल का एक एक पन्ना आपके सामने खुलेगा। क्राइम फाइल में दर्ज एक एक सबूत की डिटेल आपको पता चलेगी। हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रही सुशांत के इस फाइल की क्लियर तस्वीर आज आप देखेंगे। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर किया गया? इस पूरे मामले में अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। परिवार का कुछ और कहना है, नौकरों का कुछ और कहना है और जो उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे उनका कुछ और कहना है। हम इस बारे में एक ऐसी सच्ची पड़ताल करेंगे जिससे ये बात करीब करीब साफ हो जाएगी कि आखिर 14 जून को उस दिन कमरे में क्या हुआ था और क्या ये सुसाइड है या फिर इसके पीछे कोई फाउल प्ले है। 7 मिनट में हत्यारे के राज का नया खुलासा क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। खूनी प्लान का दुबई कनेक्शन क्या है? हत्या के बाद सुशांत को पंखे से लटकाया गया। पहली बार एक्सपर्ट से समझिए चौंकाने वाली सच्चाई।
सुशांत के परिवार को शक है कि केस सुसाइड का नहीं कत्ल का है। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हत्या की गई और हत्या के पीछे रिया और सिद्धार्थ हैं। घर वालों के इन आरोपों के पीछे का तर्क क्या है, इसे आप बहुत गौर से सुनिए। सबसे पहला खुलासा नंबर 1, 7 मिनट में हत्यारे का सुराग। 14 जून की वो टाइमलाइन जो मुंबई पुलिस को दिए स्टेटमेंट में सिद्धार्थ पिठानी ने बताई और इसी टाइमलाइन में सुशांत के कातिल का राज छिपा है। दोपहर 1:17 पर सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी बनाने वालों को फोन करके बुलाया। 26 मिनट बाद 1:43 पर चाबी बनाने वाला घर पहुंच गया, लेकिन 1:50 पर जब सुशांत की बहन पहुंची तो चाबी वाला जा चुका था और सुशांत की लाश को सिद्धार्थ पिठानी नीचे उतार चुका था। यानी 7 मिनट में बंद दरवाजा खुल गया, 7 मिनट के अंदर चाबी वाला वापस चला गया, 7 मिनट के अंदर सिद्धार्थ पिठानी ने पंखे से लटकती सुशांत की बॉडी को नीचे उतारकर बेड पर लिटा दिया। सब कुछ 7 मिनट में हुआ। 14 जून को घर के अंदर 5 लोग थे। सुशांत की रहस्यमय हालत में मौत हो गई, जबकि घर में मौजूद 4 स्टाफ मेंबर पूरे राज के गवाह हैं। अब सवाल है, क्या 7 मिनट में डोर लॉक को तोड़ना और चाबी वाले का लौट जाना इत्तेफाक है? क्या 7 मिनट में डोर लॉक का टूटना और सुशांत की बॉडी को उतारना मुमकिन है? क्या बेड और पंखे की कम हाइट के बावजूद सुशांत का फांसी लगाना मुमकिन है? क्या सिद्धार्थ ने 7 मिनट में सुशांत की हत्या को आत्महत्या का रंग दे दिया? ऐसे ही कई सवाल हैं जो सीधे तौर पर सुशांत के कत्ल की ओर इशारा कर रहे हैं। सुशांत के बंद कमरे से अंदर का सच घर में मौजूद चौकड़ी के दिल में दफन है। पहला सिद्धार्थ, दूसरा दीपेश, तीसरा नीरज, चौथा केशव। यही वो किरदार हैं जो उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे। आखिर सुशांत के स्टाफ मेंबर के दावे की सच्चाई को समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की, पूरी डिटेल शेयर की और समझा कि जिन हालात में सुशांत की बंद कमरे में रहस्यमय मौत हुई, क्या वो आत्महत्या है? महाराष्ट्र के पूर्व एडीजी पीके जैन ने क्राइम सीन का वीडियो देखकर खुदकुशी की थ्योरी पर सवाल खड़े किए। ऊपर एक पंखे से कुर्ता लटका हुआ है और इसी बेड और जो पंखा है उसका अंतर, सुशांत सिंह की लंबाई कितनी थी, वो सारी चीजें देखने के बाद और एक्चुअली स्पॉट पे क्या था, क्योंकि जब तक ये पुलिस वाले पहुंचे वहां पे तब तक मुझे जो सुनने में आया है वो ये है कि ऑलरेडी उनके वो काट के उनको बेड पे लिटा दिया गया था। तो हाँ, किसी को भी एक्चुअली ये देखने को मिला नहीं कि वो किस हालत में लटका हुआ था। पीके जैन ने कैमरे पर माना कि बंद कमरे के अंदर जिन हालात में सुशांत की मौत हुई वो रहस्यमय है और इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी शमशेर पठान ने तो बहुत बड़ी बात हमें बताई। महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अफसर का कहना है कि अपने पूरे करियर में सुसाइड का ऐसा केस नहीं देखा। ये चौंकाने वाला है। बेड से लेके फैन की उसको लेकर हाइट सवाल उठ रहे हैं कि इसमें कोई आदमी जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकता। नहीं, अभी आपने जो मुझे अभी जो वीडियो दिखाया मुझे, जो आप जो पुलिस ने मतलब जो सीन ऑफ क्राइम का जो वीडियोग्राफी की है और जो हिसाब में मुझे बताया गया कि वो पंखा जो है वो ऊपर था और सुशांत सिंह ने वो पंखे से अपना कुर्ता बांध के वो उसने बाहर जंप किया, मतलब ऐसा मतलब उसका आता है। तो पहली बार मैं सुसाइड केस देखा मैंने। जनरली सुसाइड में आदमी सीधा अपना स्टूल लेता है, ये लेके लटकता है और इस लोग को धक्का दे देता है, जनरली ऐसा देखा गया है। लेकिन इसमें विदाउट एनी स्टूल और ये किया गया तो थोड़ा मैं भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा चकरा गया इस वक्त। महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अफसर शमशेर पठान के मुताबिक जो तस्वीर सामने आई और जो क्राइम सीन का वीडियो देखा, उसे देखकर यही लगता है कि सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन क्राइम एंगल से होनी चाहिए। बंद कमरे के अंदर के हालात किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऊपर एक पंखे से कुर्ता लटका हुआ है और इसी बेड और जो पंखा है उसका अंतर, सुशांत सिंह की लंबाई कितनी थी, वो सारी चीजें देखने के बाद और एक्चुअली स्पॉट पे क्या था, क्योंकि जब तक ये पुलिस वाले पहुंचे वहां पे तब तक मुझे जो सुनने में आया है वो ये है कि ऑलरेडी उनके वो काट के उनको बेड पे लिटा दिया गया था। तो हाँ, किसी को भी एक्चुअली ये देखने को मिला नहीं कि वो किस हालत में लटका हुआ था। कि इस तरह का सुसाइड हो सकता है क्या, एज एक्सपर्ट ओपिनियन, ये एकदम एक यूनिक स्टाइल ये सुसाइड के मैंने अपनी लाइफ में देखा हूँ। ऐसे ही सुसाइड मैंने कभी देखा नहीं कि बेड पे से एकदम जंप मार के बाजू में आके मरे। तो इसके बारे में सुसाइड है या मर्डर है ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन सम डीप इंक्वायरीज आर रिक्वायर्ड इन इट। महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अफसर का खुलासा सनसनीखेज है।
खुलासा नंबर 1, सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। खुलासा नंबर 2, सुसाइड का ऐसा केस पहले नहीं सुना। खुलासा नंबर 3, घर के अंदर मौजूद लोग राज जानते हैं। खुलासा नंबर 4, सुशांत केस में हत्या के एंगल से जांच हो। सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। यह खुलासा सुशांत के दस्तखत को लेकर हुआ। सुशांत के अलग अलग दस्तावेजों के दस्तखत अलग हैं। क्या यह किसी साजिश का हिस्सा है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम के आगे जो सिग्नेचर किया गया है वो 99.9% एलिजिबली दे आर फॉर्ज्ड। बहुत सारी डिफरेंसेस हैं जो इस सिग्नेचर में और सुशांत के ओरिजिनल सिग्नेचर में बहुत विजिबली एविडेंट हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये है सुशांत के ओरिजिनल सिग्नेचर जो कि सुशांत की 2018 की कंपनी इनसाई वेंचर्स लिमिटेड के हैं। ये उसके डिक्लेरेशन फॉर्म पे सिग्नेचर्स है। ये है सुशांत के सिग्नेचर। ये है सुशांत का पैन कार्ड। ये सुशांत के पैन कार्ड पे सुशांत के सिग्नेचर्स हैं जो कि ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं। यहाँ पे जो हम डिफरेंसेस देख पा रहे हैं ये है सुशांत के जनवरी में इनकॉर्पोरेट की गई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पेपर्स। ये सुशांत का जो सिग्नेचर है और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सुशांत का सिग्नेचर है। पूरे केस में कई ऐसे फैक्ट और सबूत हैं जो गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा ही एक सुराग रिया की फॉरेन विजिट को लेकर है। अगस्त 2019 से फरवरी 2020 तक कई बार रिया विदेश गई। ईडी रिया के स्विट्जरलैंड ट्रिप की डिटेल खंगाल रही है। पता चला है कि रिया सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप में गई थी और इस दौरान 72 घंटे स्विट्जरलैंड में रही। वहीं दूसरी तरफ रिया दुबई गई थी, लेकिन दुबई की ट्रिप में रिया अकेले गई थी। इन्वेस्टिगेशन में अब विदेशी ट्रिप की पूरी टाइमलाइन की जांच होगी। सुशांत के स्टाफ मेंबर खुद मानते हैं कि यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत की तबीयत बिगड़ गई और सुशांत के ट्रिप पर जाने से पहले पूरी प्लानिंग के साथ सुशांत के करीबी स्टाफ को रिया ने निकाल दिया। जब भी सर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो नहीं हो पाई। उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर उनके स्टाफ से हुआ था जो कि सब स्टाफ को मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि नए स्टाफ है। और एक हमारे साथ वाला था जो कैचअप करके उनका कुक है, तो वो बंदे से मैंने बात की। बात करने के बाद वो बंदे ने बात की, किनसे बात किया मुझे पता नहीं, पर मुझे लास्ट में वहां से ये आंसर आया कि रिया ने बोला कि पुराना वाला जितना स्टाफ है उनको नहीं लेंगे करके। तो फिर हम लोग को वहां पे एंट्री नहीं मिला वापस से। जो फैक्ट सामने है और जो थ्योरी सामने आई वो यही है कि हत्या के एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि सुशांत की हत्या हुई तो कौन कौन लोग शामिल हैं और हत्या के पीछे का मोटिव क्या है। अभी इन सवालों का जवाब आना बाकी है। पूरे देश की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर है। इस बार लाल किले पर बिल्कुल अलग तरीके से तैयारी की गई है और प्रधानमंत्री का भाषण भी बिल्कुल अलग होगा। हमने ये रिपोर्ट तैयार की आपके लिए जिससे आपको 2 सवालों का जवाब मिलेगा। पहला, कोरोना काल में लाल किले पर इस बार स्वतंत्रता दिवस का समारोह कैसे मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री की सोच और अप्रोच क्या होगी। नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई। सोच भी बदली, अप्रोच भी बदली। सत्ता में सबसे लंबे समय तक रहे पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिसने 2268 दिन का दायरा क्रॉस किया। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी 15 साल 350 दिन, मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन, अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल 78 दिन, नरेंद्र मोदी ने आज 6 साल 69 दिन पूरे किए और गिनती अभी जारी है। इस पर ना अब कोई अल्प विराम है ना अर्ध विराम। सत्ता के 6 साल और लाल किले की प्राचीर पर 7वीं बार प्रधानमंत्री की अगवानी की तैयारी जारी है। सत्ता का सांस्कृतिक प्रतीक लाल किला लगभग सज चुका है। भारत की राजनीति का विश्लेषण करिए, कल्पना करिए इस 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर होंगे, परिदृश्य कितना बदला बदला होगा।
इसकी झलक तो लाल किले पर हो रही स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में ही दिख गई। मगर कोरोना काल का सन्नाटा भी मोदी के संकल्प को नहीं बदल सकता। मोदी के पास नवाचार का भंडार है, वो प्रतीक्षा भी नहीं करते। स्वतंत्रता दिवस के ठीक 2 दिन पहले मोदी ने देश को सोच और अप्रोच दोनों बदलने का संदेश दे दिया। एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। प्रधानमंत्री इस बार 15 अगस्त को क्या बोलेंगे? लाल किले के उद्बोधन में कौन सी नई शुरुआत करेंगे? पीएम मोदी का नया आह्वान क्या होगा? इसे लेकर कयासों का दौर जारी है, मगर योजनाओं की घोषणा करते प्रधानमंत्री बदलाव की एक फिलॉसफी भी गढ़ते हैं। सुधार एक बार नहीं होता, सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में सुनिए। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञापन जगत का एक चला हुआ जुमला है, सारे घर के बदल डालूंगा। मोदी जुमले पर नहीं, बदल डालने पर यकीन रखते हैं। देश को नए दौर में प्रवेश करना है तो उसे खुद को बदलना होगा। अंग्रेजों से उधार लिया गवर्नेंस का मॉडल नहीं चलेगा। इसी लाल किले ने देश को बताया था ब्रिटेन का यूनियन जैक उतर चुका है। अब लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराता है। देश का प्रशासनिक चोला बदलना इसी का परिणाम है। साथियों, आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। 7वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इस लाल किले से मोदी के हर संबोधन का होता है इंतजार, क्योंकि मोदी ने हर 15 अगस्त को देश को कोई न कोई तोहफा दिया है या फिर कोई संदेश। अगस्त का महीना अगर मॉनसून की झड़ी लेकर आता है तो प्रधानमंत्री मोदी भी 15 अगस्त तक एक बिल्डअप तैयार कर देते हैं। मुड़कर इसी अगस्त महीने को देखिए। 1 अगस्त 2020 डिजिटल इंडिया के लिए डिजिटल इकोसिस्टम का संदेश। 5 अगस्त 2020 हर भारतीय के लिए राम मंदिर के साथ राष्ट्र मंदिर का संदेश। 7 अगस्त 2020 छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति से बदलाव का संदेश। 8 अगस्त 2020 महामारी कोरोना के खिलाफ स्वच्छता का संदेश। 9 अगस्त 2020 किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड। 13 अगस्त 2020 देश के टैक्स पेयर के लिए पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान। 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री ने टैक्स को लेकर यह बड़ा ऐलान किया। यह टैक्सेशन में ही नहीं, गवर्नेंस के तरीके में बदलाव का भी बड़ा संकेत है। इसमें छिपा संदेश क्या है वो आप खुद लाउड एंड क्लियर सुन लीजिए। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। ये अर्थव्यवस्था में बदलाव का भी बड़ा संकेत है। कर के मानसिक दबाव और भ्रष्टाचार के तनाव से बचाव का भी इशारा है। यहां असेसमेंट भी फेसलेस होगा, अपील भी फेसलेस होगी और टैक्स पेयर चार्टर में टैक्स भरने वाले के कर्तव्य और अधिकार दोनों स्पष्ट हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। वो आगे इनकम टैक्स स्क्रूटनी का मसला भी फेसलेस टीम के पास ही जाएगा। देश के किसी शहर के मामले की जांच किसी और शहर का अधिकारी करेगा, उनके आदेश का रिव्यू भी किसी और शहर की किसी और टीम के पास जाएगा। ये सब कुछ कंप्यूटर तय करेगा। अभी तक तो होता यह है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है। अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए। वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी। टैक्स के सिस्टम में यह बदलाव बड़ा बदलाव है। इससे प्रशासन के व्यवहार और आर्थिक भ्रष्टाचार पर अंकुश बढ़ेगा। फेसलेस टैक्सेशन तो आज से ही लागू हो गया, मगर अपील का सिस्टम दीनदयाल जयंती यानी 25 सितंबर से लागू होगा। मगर पीएम मोदी के हर कदम को मास्टर स्ट्रोक बताने वालों को अभी इंतजार करना होगा, सुनना होगा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर क्या बोलती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 99 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि इस मौसम की सबसे ज्यादा बारिश है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के अंदर दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश जारी रहेगी। गुजरात में 21 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में बारिश के बीच लैंडस्लाइड भी हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अगले 24 घंटे जबरदस्त बारिश हो सकती है। बारिश और बाढ़ से दिल्ली से लेकर गुजरात तक कैसे तबाही है। दिल्ली में बारिश से ट्रैफिक जाम है, तो गुजरात में शहरों में सड़क पर नदी बह रही है। देश के 30 शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा बाढ़ और बारिश ने इस वक्त कैसा कहर बरपा रखा है। वर्ल्ड क्लास सिटी का सिस्टम इतना लचर है कि बीच बरसात ड्रेनेज सिस्टम सिसकने लगता है। सरकारी सुस्ती का आलम है कि जिस सड़क पर गाड़ियों के फर्राटे भरने का दावा किया जाता है, वहां दरिया उतर आता है।
मॉनसून के सामने पूरी की पूरी व्यवस्था सरेंडर कर देती है। ये हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। धुएं का गुबार छोड़ती ब्लू लाइन बसों की जगह मेट्रो की तेज रफ्तार ने ले लिया है। फ्लाईओवर का पूरी दिल्ली में जाल बिछ गया है, लेकिन तुगलकाबाद के इस अंडरपास की सूरत नहीं बदली। प्रहलादपुर का यह अंडरपास आज भी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। और पौष दक्षिणी दिल्ली की तो पूछिए मत, बैलगाड़ी आज भी यहाँ सहारा है और हालत इतनी पतली है कि ये सहारा भी डगमगाता है। सवार पानी में गिर जाता है। बारिश सरकारी तैयारियों के वादे और दावे को बहा ले गई। बारिश के आगे दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम ने सरेंडर कर दिया। यह हाल तब है जब दिल्ली में पिछले 10 सालों में अब तक सबसे कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में अगस्त में अब तक सामान्य से 72% कम बारिश दर्ज की गई है, जो 10 सालों में सबसे कम है। पिछले साल अगस्त के महीने में 12 दिन में 37.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। 2018 में इसी अवधि में 56 मिलीमीटर, 2017 में 64 मिलीमीटर और 2016 में 41 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसी अवधि में 2015 में 110.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि 2014 में 120.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मतलब बारिश कम हो या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो तो राजधानी का डूबना तय है। अंडरपास पानी से लबालब भरा है। एक गाड़ी की छत दिख रही है तो बस आधी डूबी हुई है। अंडरपास में पुलिस की गाड़ी फंसी हुई है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वालों को अंडरपास से बाहर निकाला गया। दिल्ली के सड़े सिस्टम से 3 पुलिस वाले जूझ रहे थे। मौके पर लोग मदद नहीं करते तो ना जाने कब तक खाकी वाले पानी में गोते लगाते रहते। प्रहलादपुर अंडरपास में एक बार फिर से पानी भर गया है और इस वजह से पूरी तरह से यहाँ पे यातायात बाधित है। सबसे बड़ी विडंबना है, देखिए, जिस पुलिस के सहारे शहर के लोग रहते हैं कि वो बचाव करने वाली है, वो पुलिस खुद फंस गई थी यहाँ पे और उनको बचा के स्थानीय नागरिक लेके आ रहे हैं। सामान आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी का, वो लेके एक व्यक्ति आ रहा है, यहाँ तक कि हाथ पकड़ के इस पुलिसकर्मी को लेके आया है बाहर। तो ये प्रहलादपुर अंडरपास का हाल है। बस आप देख सकते हैं और बस के ठीक पीछे एक पीसीआर की वैन है, उसमें 3-4 पुलिसकर्मी थे, वो फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से जान बचा के ये लोग निकल पाए। सर, आप लोगों की पीसीआर कैसे फंस गई यहाँ पे? सर, फंस ही जाती है, अब क्या करें, निकलने का पानी कम था, उस वजह से फंस गए। आप लोग जब अभी कुछ देर पहले आए हैं, पानी तो बहुत देर पहले से यहाँ भरा हुआ है। हम इधर निकल रहे थे, पार करने की कोशिश कर रहे थे, फंस गए, अब क्या करें। कितने पुलिसकर्मी थे आप लोग? 3 थे। सब सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है, गाड़ी फंसी हुई है बस। पानी जान पर आफत बनकर आया है। निकले थे सड़क पर कार से सफर करने, लेकिन कार नाव की सूरत में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि सवारी बच गई। अब कार को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। जखीरा के इस अंडरपास में हर साल ऐसा ही मंजर होता है। बावजूद इसके ना तो सरकार चेती, ना ही अफसर। किसी को क्या फर्क पड़ता है, कोई डूब कर मर क्यों न जाए। तुगलकाबाद की तस्वीर है ये। सीवर सिस्टम बेकार हो चुका है। हर साल एक ही कहानी, सरकार बदलती है, अफसर बदलते हैं, सड़क पर नई कोलतार बिछती है, लेकिन अंडरपास से पानी पास होने का मुकम्मल इंतजाम नहीं हो पाता। सड़क पर सैलाब है। बारिश ने ट्रैफिक का चक्का जाम कर दिया है। जल भराव का आलम यह है कि आईटीओ पर गाड़ियां रेंग रही हैं। इस तस्वीर में भी सिर्फ कैलेंडर में साल और तारीख बदली है। पिछले साल भी सूरत ऐसी थी और इस साल भी वैसी ही है। दिल्ली ही नहीं, गुरुग्राम भी बारिश में करा रहा है। सड़क पर चक्का जाम हो चुका है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। बीच सड़क दरिया में उतर आई है। बारिश ने व्यवस्था को पानी पानी कर दिया है।